नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश में रहकर देश के दुश्मनों से हमदर्दी अब बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। भारत की सुरक्षा लेकर भारत की बर्बादी के सपने देखने वालों से दोस्ती रखने वालों को सुरक्षा अब नहीं देगा हिंदुस्तान। जी हां, हुर्रियत और उदारवादी अलगाववादी नेताओं को कभी सरकार ने कश्मीर की नरम आवाज और बातचीत का जरिया समझा था। उन्हें यह समझकर अहमियत दी गई थी कि वो कश्मीर में शांति के लिए बातचीत का जरिया बनेंगे और इसी वजह से उन्हें सुरक्षा भी दी गई थी। लेकिन अलगाववादियों की पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजों और दहशतगर्दों से हमदर्दी को देखते हुए अरसे से उनकी सरकारी सुरक्षा वापस लेने की मांग हो रही थी। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद सरकार ने अब उसे वापस ले लिया है। आज के हल्ला बोल में हम अपने मेहमानों से सवाल करेंगे कि क्या इतना काफी है? क्या आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? इसका दूसरा पहलू यह भी है कि क्या इससे बातचीत की जो हल्की सी गुंजाइश थी वो भी कहीं खत्म नहीं हो जाएगी, या फिर सरकार में यह समझ अब आ गई है कि कश्मीर का हल बातचीत से नहीं है। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। जिस हमले ने देश को दहला दिया, जिस हमले के बाद से देश उबल रहा है, उस हमले के गुनहगारों और उसके सरपरस्तों के खिलाफ सरकार ने उठाया है एक और सख्त कदम। जी हां, भारत का नमक खाकर आतंकवादियों से हमदर्दी अब बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। भारत की सुरक्षा को लेकर वतन से गद्दारी करने वालों से अब दोस्ती नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पुलवामा के अवंतीपुरा में आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत के बाद लोग गुस्से में हैं, तो सरकार एक्शन में। सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। मीरवाइज उमर फारूक, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी, शब्बीर शाह, यही वो 5 अलगाववादी नेता हैं जिनसे सुरक्षा छीनी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता थी, प्राथमिकता है, प्राथमिकता रहेगी। और इसी प्राथमिकता का नतीजा है कि जो आतंकवादी और अलगाववादी हैं उनकी कमर तोड़ी गई। सुरक्षा वापस लेने के ऐलान के बाद इस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। आज तक की टीम ने मीरवाइज उमर फारूक के घर का जायजा लिया। श्रीनगर के नगीन इलाके में ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक का बंगला है। बड़ी सी कोठी है, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, लेकिन अगर आप उसके अंदर देखें तो कोई जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ का कोई सिपाही यहां तैनात नहीं है। ना यहां कोई बैरिकेड्स लगे हैं, ना कोई गाड़ियां हैं, ना कोई सुरक्षा है। सरकार ने यह आदेश पास कर दिया है कि अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, 5 हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा रुपए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं की सुरक्षा पर खर्च किए जा चुके हैं। आज तक की टीम जब अब्दुल गनी भट्ट के घर पहुंची तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उनका साफ कहना था कि उन्होंने सरकार से कोई सुरक्षा मांगी ही नहीं थी। हम अभी इस वक्त हुर्रियत के एक्स चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के घर में बैठे हैं। उनका साफ कहना है कि वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना उन्होंने साफ कहा कि हमने कभी सरकार से सिक्योरिटी मांगी नहीं थी, उन्होंने खुद रखी थी और आज खुद वो वापस ले रहे हैं। हाशिम कुरैशी का भी यही कहना है कि उन्होंने कभी सुरक्षा की मांग नहीं की। हाशिम के मुताबिक वो आतंकियों और सरकार दोनों की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। सबसे पहली बात है सिक्योरिटी उनको दी जाती है। मैंने एक दफा कहा था खोड़ा साहब को, सिक्योरिटी हटा लो, मुझे जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ये हमें पता है कौन कितने खतरे में है। सवाल ये है कि मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ, मैं इससे गुजर चुका हूँ, मैं खुद मतलब टेररिज्म की कोख से पैदा हुआ। हुर्रियत नेताओं से सुरक्षा वापस लेने की मांग सालों से हो रही थी, लेकिन कुछ दल अभी भी इसे जल्दबाजी का फैसला मान रहे हैं। बदले की भावना से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जो भी हुक्मरान है जम्मू कश्मीर का, ये सोचे। ज्यादातर अलगाववादी नेताओं को हमेशा से पाकिस्तान परस्त माना जा रहा है। यासीन मलिक कई बार मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के साथ मंच साझा करते नजर आए। ऐसे में सरकार की तरफ से एक सख्त संदेश की जरूरत थी।
लेकिन क्या सिर्फ सुरक्षा वापस लेना काफी है? अशरफ वानी और शुजाउल हक के साथ गौरव सावंत, श्रीनगर, आज तक। हल्ला बोल में बड़ा सवाल यही है कि क्या सुरक्षा सिर्फ वापस ले लेना काफी है? और इसके साथ ही आपको बताते चले, पिछले साल जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके हिसाब से 10 करोड़ 88 लाख रुपए सालाना इनके ऊपर खर्च किए जाते हैं। अलगाववादियों के प्रति इतनी हमदर्दी और इतनी नरमी क्यों? इसी सवाल पर बड़ी बहस की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान हफीज लोन साहब जो कि लॉयर और एक्टिविस्ट हैं, श्रीनगर से हमारे साथ लाइव है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज काद्यान हमारे साथ, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी जुड़ चुके हैं। सुशांत सरीन साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इरफान हफीज लोन साहब, आपके पास ही आते हुए, खाते हिंदुस्तान का और गाते पाकिस्तान का, देश के साथ इस तरह की गद्दारी नहीं चलेगी। मुझे खबर मिली है कि उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पाएगी। काद्यान साहब, आपका मैं रुख करते हुए, सुरक्षा वापस लेना क्या काफी है? पहली बात तो सुरक्षा वापस लेना बहुत जरूरी था, ये तो बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। पता नहीं टैक्स पेयर के पैसे से उन लोगों को सुरक्षा देना जिनकी परिभाषा ही सेपरेटिस्ट है, जो भारत से सेपरेट होना चाहते हैं और भारत ही उनको सुरक्षा देता है, ये समझ नहीं आ रहा है। इनमें जो 5 नाम आए हैं, जिसमें गिलानी और मलिक का नाम तो नहीं है, अगर उनके पास भी सुरक्षा, जो ऑर्डर इश्यू किया है सरकार ने उसमें लिखा है कि इनके अलावा अगर किसी और के पास भी ये सुविधा है तो वो शाम तक वापस ली जाएगी। इन लोगों की मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है, ये तो बहुत पहले लेना चाहिए था। अभी आपका सवाल क्या, ये काफी है? क्यों रखी गई थी? ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है चित्रा जी। ये लोग वो हैं जो पेड़ पर बैठ के फ्रूट खाते थे और उसी पेड़ की जड़ें काट रहे थे। बिल्कुल। इनका मिलाप तो पाकिस्तान से था, उनसे कम्युनिकेशन भी था, हवाला से पैसे भी आते थे। ये लोग उस पैसे से बच्चों को हायर करके पत्थर फेंकवाते रहे हैं। ये तो कश्मीर के भी दुश्मन हैं, हिंदुस्तान के तो खैर हैं ही, और यही तो बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ रविंद्र रैना साहब, मैं आपका रुख करते हुए, सुविधा देना और अब इन बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। रविंद्र रैना जी से इसका मैं जवाब लूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 साल उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार चलाई है। उस वक्त सरकार क्या कर रही थी, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। लेकिन इस वक्त इंडिया गेट से रोहित सरदाना मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लोगों में जबरदस्त गुस्सा वहां पर देखने को मिल रहा है। रोहित, लोगों से बातचीत कीजिए, क्या चाहते हैं लोग? और साथ ही अलगाववादी नेताओं से जो सुरक्षा वापस ली गई है, सरकार के इस कदम को लेकर लोगों की क्या राय है? बिल्कुल चित्रा, मैं इन लोगों से बातचीत करूं जो बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ सेना के पूर्व अधिकारी हैं। आपको बता दूं, ये कॉल सेना के पूर्व अधिकारियों की तरफ से दी गई थी कि आज शाम इंडिया गेट पर आइए, कम से कम एक मोमबत्ती जलाइए, कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, पुलवामा में जो 40 शहीद हो गए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए और पूरे देश को एक संकेत दीजिए कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश उन सीआरपीएफ जवानों के परिवारों के साथ खड़ा है और पूरा देश एक साथ एकजुट है। यहाँ देखिए, ये 2 छोटे छोटे बच्चे आए हैं, हाथ में तिरंगा है और साथ में मोमबत्ती है। बेटा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हरलीन कौर संधू। हरलीन, आप क्यों आए हो बेटा यहाँ पर? क्योंकि नाना ले आए। नाना ले आए। तो ये क्या लेके आए हो आप हाथ में? कैंडल। और दूसरे हाथ में क्या है? फ्लैग। यहाँ से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको ये नहीं पता, लेकिन देखिए कम से कम दोनों बच्चे आए हैं और बहुत देर से देखिए ये मोमबत्ती हाथ में लेके, तिरंगा हाथ में लेके खड़े। फौज के पूर्व अफसर कुछ हमारे साथ हैं और साथ ही आम लोग हैं बहुत सारे। दिल्ली में देखिए शनिवार को वैसे ही भीड़ रहती है, रविवार को वैसे ही भीड़ रहती है, लेकिन आज उसके मुकाबले कहीं ज्यादा भीड़ है और ये सब लोग हाथ में एक एक मोमबत्ती लेकर केवल ये जताने के लिए आए हैं, ये एहसास देने के लिए आए हैं कि हम देश के साथ खड़े हुए हैं। आप क्यों आई मैम यहाँ पर? जनरल बंसल को इनवाइट किया था तो मैं उनके साथ ही आई हूँ, अपनी आवाज़ भी बुलंद करने के लिए, अपना बताने के लिए कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ के
निकाल के ढूंढ के मारा उसको। जब WTC पर अटैक हुआ था, सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया था, सेम थिंग हैज़ हैपेंड। अब इंडिया को किसी से पूछताछ नहीं करनी चाहिए और सीधे जाके टेररिस्ट को, जो हमारे सबको मालूम है हु इज़ द टेररिस्ट, आई डोंट नीड टू नेम हिम, वहाँ जाके उसको ढूंढे और कैसे भी उसको अटैक करे, निकाल के बाहर करे। नंबर 2, आई वांट टू से, हमारा अपना संविधान है, but we are very scared of following our own संविधान. We mostly are more careful and we are more concerned about the minority rights. जब जो माइनॉरिटीज़ हैं, जब वो माइनॉरिटी में होते हैं तो वो कहते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए, और हम उनके बारे में डिबेट करने में ज़्यादा पड़ जाते हैं। और जब वो मेजॉरिटी में हो जाते हैं तब वो अपनी रूलिंग चलाने लग जाते हैं। हमारा जब अपना संविधान है तो हम अपने संविधान को माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी क्यों लागू नहीं कर सकते? ठीक है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो हुर्रियत के जो 5 लोग हैं उनके खिलाफ आज कड़ी कार्रवाई हुई, उनसे सुरक्षा वापस ले ली गई, सरकारी सुविधाएं वापस ले ली गई, इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इसके साथ साथ उनको सुविधा वापस करने के बाद में उनको अरेस्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि वो खतरा है। और वो अब क्योंकि उनको ये पूरा ओपन में आ गए हैं कि उनकी सुरक्षा ले ली गई है, पहले वो छुप के मदद करते थे, इधर की सिक्योरिटी पहुंचाते थे, अब वो पूरे रूप से इस काम को करेंगे। हो सकता है अंडरग्राउंड हो जाए, तो उससे पहले कि अंडरग्राउंड होकर ये काम करें उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। और देश के अंदर में अगर कोई भी आदमी, अब ये चीज़ बिल्कुल निश्चित हो चुकी है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर में ये अटैक कर रहा है और इसके अगेंस्ट अगर कोई बोलता है उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। एक चीज़ मैं और बताना चाहता था रोहित, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो कुछ पार्टियों ने उसके लिए भी सवाल पूछे। सवाल पार्टियों का नहीं है, सवाल पार्टी पूछे ना पूछे, अब ये एक देश का मूड है और पार्टी इस देश के आगे है और जनता के आगे कुछ नहीं है, और उनको भी जनता के सेंटीमेंट को समझना पड़ता है। और ना भी वो समझें, जब जनता इस चीज़ को चाहती है कि एक्शन होना चाहिए तो एक एक्शन होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि बस सर्जिकल स्ट्राइक। सर लेकिन दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, जस्ट दो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एक्शन है वो गवर्नमेंट कर रही है, बट एट द सेम टाइम जो हम लोग पब्लिक में हैं उनको जो भी इन चीज़ों के लिए है पूरा सपोर्ट जो दिखाने के लिए इसको अलाइव रखना चाहिए। और जो गलत चीज़ हुई है, जैसे वो एक CRPF के जवान को जेल के अंदर डाला है, उसको छोड़ना चाहिए और सेना का मनोबल उससे बढ़ेगा। दुनिया देख रही है सर, अब किसी चीज़ का इंतजार है, अब तो आर पार होनी चाहिए। इस समय किसी चीज़ का इंतजार नहीं होना चाहिए, देश पूरा सरकार के साथ है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए, लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। अब इंतजार नहीं करेंगे। 40 सिपाहियों का शहीद होना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। 42 अब पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमारा एक ही नारा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत वापस आते हैं आपके पास। देखिए, लेकिन ये यहाँ का मूड है इस समय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, यहाँ पर ये नारे लगाए जा रहे हैं इस समय। मैं इससे पहले वापस चित्रा आपको सौंपूं स्टूडियो में, उससे पहले जरा फटाफट सर से एक सवाल और ले लेता हूँ। आप भी फौज के पूर्व अधिकारी हैं, देश का मूड, देश की जनता की राय, देश की जनता क्या कह रही है? देश की जनता कह रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद, गोली मारो। तो सर, क्या देश की जनता का मूड देख के सेनाएं या सरकारें ये तय कर लेती हैं कि भाई सरहद पार जाके अटैक कर दें, या उसके लिए कुछ सोचा समझा प्लान किया जाता है? देखें, जैसा आप बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई देश का मूड जो है हाई है और उससे जो है सेना को और सरकार को बहुत मनोबल मिल रहा है। और साथ में पाकिस्तान के अंदर भी ये मैसेज आ रहा है कि भाई वहाँ पे सब लोग एक साथ हैं। पर ये जो है, जब हम उसके अगेंस्ट जब बदला लेते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ये नहीं कि मतलब होश हवास वो नहीं खो देने चाहिए, हमें प्रॉपर सोच समझ कर जाना चाहिए और जो भी हमने करना है वो वेल प्लान हो, जिससे कि हमारा एक्शन पूरा ठीक हो और उसके बाद हमें ये नासूर वो ना मिले। तो उसके लिए टाइम लगता है और वो चीज़ करने के लिए ये नहीं कि प्लानिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बार वापस आते हैं यहाँ पर और बात करेंगे लोगों के साथ। लेकिन ये बात तय है चित्रा, देखिए लोग गुस्से में हैं, लोगों में नाराजगी है और उनको लगता है कि इस बार केवल निंदा नहीं होनी चाहिए, इस बार कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के भीतर जो आग है उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी ये आश्वस्त किया गया है कि इस बार हिंदुस्तान जो करेगा
वो पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन सीधे आपका इरफान हफीज लोन साहब में रुख करते हुए हिंदुस्तान का देश का मूड आप देख रहे हैं और उनका दो टूक साफ ये कहना है कि अब आतंकिस्तान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं उनके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई अब हो ही चुकी है। सुरक्षा वापस। त्रिपाठी मैडम, मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप मुझे आधा 1 मिनट दे दे, लेकिन प्लीज हस्तक्षेप ना करें, चाहे आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो। मेरी आपसे बहुत गुजारिश है, निमंत्रण है। जी मैम। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, वंस अगेन माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू बेरेविट फैमिली एंड वी प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह टू गिव देम करेज टू फेस दिस इररिपरेबल लॉस, पेनफुल लॉस। मैम, अभी हम देख रहे हैं पूरे देश में कैंडल मार्च हो रहा है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैम, मुझे आपसे एक गुजारिश है, पूरे देश में कैंडल मार्च हो रहा है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब? जी मैं मैं कह रहा हूं जो वाकया परसों हुआ उसके बारे में। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सोपोर में 6 जनवरी 55% सिविलियंस मारे गए थे और हंदवाड़ा में मारे गए, विजयवाड़ा में। अरे साहब, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आप कहां जा रहे हैं? इरफान साहब, नहीं, आपको मैं घुमाने इधर उधर नहीं दूंगी, इधर उधर घुमाने नहीं दूंगी। कैंडल मार्च इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के भीतर गुस्सा है। कैंडल मार्च इसलिए हो रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे शहीदों की शहादत बर्दाश्त, बिल्कुल नहीं। इरफान साहब, पाकिस्तान के इशारे पे चलते हैं। इरफान साहब, बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। और यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे लोगों को अब तक सुरक्षा क्यों दी गई थी? कल आपने हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पर जो लोग पलते हैं कश्मीर में, हिंदुस्तान के खिलाफ गद्दारी करते हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त क्यों किया जाए? कि कश्मीरी आपके लोग नहीं है। इरफान साहब, किसी ने नहीं कहा कश्मीरी हमारे लोग नहीं है। कश्मीरी बिल्कुल हमारे लोग हैं, लेकिन कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, इरफान साहब, लोगों पे हमला किया, 1 सेकेंड, आपने संदेश दिया। मैं आपको कतई गलत बयानी नहीं करने दूंगी, मैं आपको गलत बयानी नहीं करने दूंगी। इरफान साहब, सीधा सा सवाल है, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसों पर 1 सेकेंड पलने वाले लोग हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान के खिलाफ गद्दारी करेंगे तो फिर उनके लिए जो देश का मूड है वो कह रहा है जेल है, कारावास है, कारावास है। को आप पूरे देश में सता रहे हो, आप बेशरम लोग उस पर चुप्पी बनाए रखे हो, आप कायर हो। बिल्कुल गलत बयानी आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविंद्र रैना साहब, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप दें, क्योंकि इन जैसे लोग, इरफान साहब जैसे लोग, नहीं, ठीक है, सुन ली, हो गए, आपकी बातों को देख लिया। 40 जवानों की शहादत को बर्दाश्त नहीं होने देगा देश। एक बार रविंद्र रैना आपके सवालों का जवाब देंगे। आप जो बातें उठा रहे हैं रविंद्र रैना से, उसका जवाब ले लेती हूँ। हो गया सबसे पहले मैं कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान ने मातम बनाया जब डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की श्रीनगर में हत्या की गई। एसएचओ फिरोज अहमद डार की हत्या हुई अठाबल अनंतनाग में। पूरे हिंदुस्तान ने मोमबत्तियां जलाई, पूरा हिंदुस्तान बनता। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत हुई, पूरा हिंदुस्तान मातम के अंदर डूबा था। श्रीनगर के पुलवामा में 4 दिन पहले इशरत मुनीर को रैना जी को सुन तो लीजिए आप, लोन जैसे लोगों इतना धैर्य कम से कम दिखाइए, आप सच को सुनने की आदत डालिए। इरफान साहब, पाकिस्तान के आतंकवादी गोलियों से यहाँ के बेगुनाह लोगों को आरिफ और अख्तर को सोपुर में मारा गया। तब हाफिज लोन की पॉलिसी क्यों बंद हो गई थी? क्योंकि वो मारने वाले पाकिस्तान के थे, इसलिए हाफिज लोन की पॉलिसी बंद हो गई थी। जम्मू कश्मीर की आवाम का अगर कोई कातिल है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है और हिंदुस्तान, हम लोग एक-एक करके अपनी बात रखेंगे तो शायद एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इरफान साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए रैना साहब को। आप भी अगर श्रीनगर में आज सुरक्षित हैं और खुलकर बोल रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है हमारे जवान बॉर्डर के ऊपर अपनी शहादत देकर दुश्मन पाकिस्तान से लोहा लेते हैं और आप जैसे लोग अपनी गंदी जुबानें करके यहाँ जहर खोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम पाकिस्तान के शिकार हैं। पाकिस्तान इस्लाम का और कश्मीरियों का कातिल है। लेकिन आप अपने घरों में बैठ के पाकिस्तान के पक्ष में बोल के बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। जो लोग पाकिस्तान ने मारे उनके काबू पर नमक छिड़कना बंद करो, सच को सच कहने की हिम्मत रखो। आप कायर और बुज़दिल लोग हो।
शपथ ग्रहण में बुलाया। अरे इरफान साहब, इरफान साहब, हम लोगों ने कोशिश की ताकि कम से कम बड़ा दिल दिखाकर इस बात का एहसास कराया जाए कि हम एक साथ हैं, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क सुधरने का नाम नहीं लेता है तो उसको उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा और इसके लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, आप लोगों को दर्द लेकिन बहुत ज्यादा होगा, आप लोगों को दर्द बहुत ज्यादा होगा और उस दर्द को देखने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो सेना के लोग मारे गए हमें यहाँ दर्द है, लेकिन जो कश्मीरी लोग आप लोगों ने किसी कश्मीरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। बिल्कुल गलत बयानी आप कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों के साथ हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर के पैसे इस देश में अगर कहीं भी जाते हैं तो वो कश्मीर है। गलत बयानी मत कीजिए इरफान साहब, गलत बयानी मत कीजिए आप इरफान साहब। मैं अपने बाकी मेहमानों को भी यहाँ पर चर्चा में लाना चाहूंगी। अभय दुबे साहब, ठीक है, रविंद्र रैना जी ने जवाब दे दिया है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं इरफान साहब? कितने सिविलियंस को आपने मारा, कितने किसी सिविलियन को नहीं मारा गया है। गलत बयानी कर रहे हैं आप। अरे पत्थरबाजों के खिलाफ छोटी सी कार्रवाई कर दी जाती है तो उसके खिलाफ आप लोग खड़े हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? भारत सरकार गलत बयानी मत कीजिए, फौजी के खिलाफ गलत बयानी मत कीजिए। आपकी गलत भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस अलगाववादियों का आप साथ दे रहे हैं ना इरफान साहब, वो कश्मीरी पत्थरबाजों को पैसे देकर उनको मोहरा बनाते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। भेजिए अपने बच्चों को पत्थरबाज बनाकर। के खिलाफ किसने करोड़ों की प्रॉपर्टी लोगों ने बनाई है, पैसा कहां से आता है? क्या बात करेंगे आप? भाजपा सरकार ने इस पाकिस्तान की मजम्मत करिए, निंदा करिए। पाकिस्तान कातिल है। आप जैसे लोग इरफान साहब पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं तो दर्द होता है। हिंदुस्तान की जमीन पर रहकर आप लोग पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। शर्म आनी चाहिए इरफान साहब आपको, शर्म आनी चाहिए इरफान साहब आपको। ठीक है, चलिए अभय दुबे को भी मैं लाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है ठीक है, आपकी बहुत बकवास सुन ली मैंने। ठीक है, समझ गई इरफान साहब, ठीक है, समझ गई। हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द को भी कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे मेहमान के तौर पर कोई भी बैठा हो। अभय दुबे, अभय दुबे, ठीक है, ठीक है, अभय दुबे, मैं चाहूंगी इनका जवाब कैसे देंगे आप? देखिए चित्रा जी, इनको ये बात समझ में आनी चाहिए जी, आजाद भारत के बाद कोई भी सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, हर संभव कोशिश की है, जबकि हुर्रियत ने, अलगाववादी नेताओं ने पहले दिन से अपना रुख साफ किया था कि वो इस प्रजातंत्री व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। फिर भी हर सरकार ने कोशिश की कि इनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत जम्मू कश्मीर में फिर से प्रजातंत्र की बहाली करें। हद तो तब हुई जब देश के प्रधानमंत्री जी के सम्मुख चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बधाई दी, आतंकवादियों को बधाई दी, यहां तक कि पाकिस्तान तक को चुनाव के लिए बधाई दी, जबकि ये लगातार बहिष्कार की बात करते रहे। सरकारों का रुख लगभग एक जैसा रहा है। छोटी सी है। हमारी जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई भी, ठीक है, क्या उन लोगों से गलती हुई इन अलगाववादियों को लेकर? इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन कैंडल मार्च इस वक्त इंडिया गेट पर शुरू हो चुका है। सीधे रुख कर लेते हैं रोहित सरदाना का। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास रोहित। ठीक है रोहित, रोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उनका हम रुख करेंगे। देश के भीतर एक अलग तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है और ये गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर, आतंकिस्तान को लेकर, और ये गुस्सा तब तक नहीं थमेगा जब तक हिंदुस्तान से एक एक आतंकवादी का खात्मा नहीं हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कश्मीर में बैठकर इसी हिंदुस्तान का खाते हैं और इसी हिंदुस्तान के खिलाफ गद्दारी करते हैं। सुशांत शरीन जी, जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया है अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी सुरक्षा वापस, क्या यह काफी है या इससे कहीं और ज्यादा की उम्मीद की जाए और आगे आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है? मैं आपके सवाल पे 1 मिनट में आता हूं, लेकिन इससे पहले वो जो कश्मीर से जो व्यक्ति बात कर रहा था और जो झूठ पे झूठ बोलते जा रहा था, मैं कल इसका जवाब देना ज़रूरी है। कोई इक्के दुक्के कोई अगर इंसिडेंट्स हुए हैं और शायद उनमें भी एक आंसर ये था कि कुछ जो विद्यार्थी थे कश्मीर के, उन्होंने भी भड़काऊ चीज़ें की जहां पर वो एक दहशतगर्द हमले को सेलिब्रेट कर रहे थे और उसका एक रिएक्शन हुआ। रिएक्शन मैं उसको मुनासिब नहीं मानता
और अगर इस तरीके की कोई हरकत होती है तो उसका एक दूसरे तरीके का जवाब दिया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से जो बढ़ा चढ़ा के जो ड्रामेबाजी हो रही है कि जैसे कि ऐसे सारे जो कश्मीर के बाहर हैं उनका कोई नरसंहार हो रहा है, ऐसी कतई कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, जौन सा भी कोई इंसिडेंट किसी के नजर में आया, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोगों ने, वो चाहे रूलिंग पार्टी के हों, ऑपोजिशन के हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, यहां तक कि आम आदमी ने अपने घरों के नंबर दिए और बोला कि अगर किसी को कोई तकलीफ है आप हमसे संपर्क करें, आप हमारे घर में आके रह सकते हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये जो ये इस सुशांत जी, मैं लौटूंगी, आप बहुत बड़ी का... बातें कह रहे हैं और मेरा जो सवाल था उसका जवाब भी मैं लूंगी, लेकिन चूंकि कैंडल मार्च शुरू हो चुका है, रोहित का सीधे रुख कर लेते हैं इंडिया गेट पर। रोहित जी बिल्कुल चित्रा, वापस देखिए, मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं तस्वीर। यहां इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि सभा थी ये, जहां लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक मोमबत्ती के जरिए उन 40 जवानों को, पुलवामा के शहीदों को अपनी भावनाएं जताने के लिए इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए थे। गुलाब के फूल हैं, देखिए गुलदस्ते लेकर आए हैं, फूल चढ़ाए हैं लोगों ने, साथ में मोमबत्तियां जलाकर यहां अपनी भावनाओं का इजहार किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ ही साथ ये पूरा देश एक संदेश देने की कोशिश आज यहां इंडिया गेट पर इकट्ठे होकर कर रहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश एक साथ है, सब लोग एकजुट हैं, और पुलवामा में जो शहीद हुए लोग, उन परिवारों को भी ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। केवल आपने अपने परिवार का बेटा, अपना भाई, अपना पति नहीं खोया है, इस देश ने अपना एक ऐसा जवान खोया है जिसको वो कह रहे थे कि 50-50 के बराबर है। देखिए सब लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो सब इन्हीं भावनाओं के साथ आए हैं, नारे लगा रहे हैं, यहाँ पर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए क्यों आए आप यहाँ, क्यों आए? सर सबसे पहली बात यह है कि कारगिल युद्ध सन 1919 में हुआ, उसमें भी 537 लोग हमारे शहीद हो गए। फिर उसके बाद फिर भारत ने उसको नकार दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ फैसला नहीं लिया। लेकिन फिर जब भारत एक बार उसको परिणाम नहीं देगा, फिर से पता लगता है कि पाकिस्तान फिर से कभी ना कभी हमला कर सकता है। पाकिस्तान कायराना हरकत ने किया, पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की उसका प्रतिशोध जगाने के लिए आए हैं। जो हमारे 42 जवान मारे गए, हम खून का बदला खून चाहते हैं और हम ईंट का जवाब पत्थर से चाहते हैं। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अभी जाग जाओ, वक्त है और अपना कर दिखाओ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान कितनी शक्तिशाली है। अपनी क्यों आए आप यहाँ? सर पाकिस्तान जो पहले पाकिस्तान से निपटेंगे, लेकिन सबसे पहले 370-35 से निपटाए। जो अंदर बैठे उनको तो खत्म करना ही है ना, तो सबसे पहले 370 मोदी जी 370-35 से निपटाएं। सर ये लोहा गर्म है, देश सारा एक साथ है, 40 मौतें हुई है, देश को ये दुख है। हमें एक एक्समैन सोसाइटी हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी होने के नाते हमारे पूर्व सैनिक और हमारे लोग वहां पर मारे गए हैं, दुख हमें होता है। लेकिन जब ये दुख होता है, इस दुख को आज बहुत ही जरूरी है। आप क्यों आए? सर मैं ये मेरा देश जो है वो कमजोर समझ रहे पाकिस्तान वाले, उसे खून के बदला खून जरूर लेना चाहिए। वो कमजोर ना समझे, हिंदुस्तानी को कमजोर ना चाहिए। आप क्यों आए? बदले की भावना से आए यहाँ पे हमने बदला दिखाने आए कि लेना है हमें, मोदी सरकार जैसे भी करके ले उससे, जैसे भी करके ले। 44 के बदले 44 तो चाहिए सर, हमें खून का बदला 44 के बदले 44 तो चाहिए। देखिए ये लोगों की भावना है यहाँ पर, ये केवल मोमबत्तियां नहीं है यहाँ पर, आप ये समझिए ये सब लोग यहाँ केवल घूमने फिरने के लिए नहीं आए हैं, रविवार की छुट्टी मनाने के लिए नहीं आए हैं, ये देश के प्रति अपनी एक भावना का इजहार करने के लिए आए हैं। चित्रा वापस आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए। एक के बदले 10 सर, कम से कम यही मांग इस वक्त देश के हर एक कोने से हो रही है। रोहित वही आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों में एक अलग तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है और ये तब तक नहीं थमेगा, शांत नहीं होगा जब तक एक एक हमारे जवान की शहादत का बदला ले नहीं लिया जाता है। और इसके लिए हिंदुस्तान किस तरह से तैयार है, उसकी ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलवामा हमले पर देश में गम और गुस्सा इस बात को लेकर कि अब इस आतंकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए, आने वाली पीढ़ी भी उसे याद रखे और दोबारा वो ऐसे कोई हिमाकत ना कर सके, ताकि हिंदुस्तान का हमारा एक भी जवान शहीद हो। वैसे आपको बताते चले कि अब तक कभी भी हिंदुस्तान ने खुद युद्ध के लिए पहल नहीं की। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में वो वक्त आ गया है या फिर पाकिस्तान ने जो हरकत की है माकूल जवाब उसका उसी तरह से दिया जाए जैसा कि बीते 4 युद्ध में हिंदुस्तान पाकिस्तान को दे चुका है, उसे सबक सिखा चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इंडिया गेट की ये तस्वीरें। हमारी 40 जवानों की सीआरपीएफ की शहादत हुई है, एक मेजर की भी जान चली गई, जिसके बाद देश में गुस्सा है, लोगों की आंखें एक तरफ नम है तो वहीं दूसरी तरफ बदले की मांग भी की जा रही है। एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी इरफान हफीज लोन साहब आपका।
देश का गुस्सा तो लगातार देश की जनता भी देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर तक ये मैसेज जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और इस बारे में क्या तैयारी भी की जा रही है, अपने मेहमानों से मैं पूछूंगी। सवाल यह है कि जो संपत्ति है उसको क्यों नहीं अटैच कर दिया जाए अलगाववादियों की। उनके पास इतना पैसा कहां से आया है कि अरबों की संपत्ति बनाकर कश्मीर में वो लोग आराम से रहते हैं, कश्मीरी युवक को पत्थरबाज बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं। ये कौन से कश्मीरी हैं? देखिए चित्रा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हुर्रियत लोगों की आप बात कर रहे हैं, आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वही लोग हैं जिनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वार्ता की और इन्हें कहा ये राजनीतिक लोग हैं, हम कश्मीर को सुलझाना चाहते हैं और इनसे बात की। आप तो देख सकते हैं और उसके बाद मौका दिया सुनिए आप, ताकि आप तो सुनिए, तब मौका दिया। जब ये कातिल की तरह काम करेंगे तो कोई तमाशा नहीं देखेगा इनका। तब ये इनका कोई तमाशा नहीं देखेगा इनका, इनके तमाशा नहीं देखेगा। आप कत्ल करोगे, जो भारतीय आप जनता कत्ल पार्टी करोगे, की जम्मू कश्मीर में आप कत्ल करोगे, गिलानी कत्ल इनके करेगा, एजेंडा ऑफ अलायंस में था उमर फारूक ये कत्ल हुर्रियत करेगा, कॉन्फ्रेंस के साथ यासीन बात मलिक कत्ल करेंगे। करेगा, कोई और मैं तमाशा आपको देखेंगे, याद दिलाना कोई चाहूंगा, तमाशा नहीं देखेंगे। ये भारत अभी सरकार इनकी थी सिक्योरिटी विड्रॉ जिन्होंने की है, दिल्ली में इनको हुर्रियत पकड़ का के तिहाड़ जेल में बंद जो था करेंगे, उसका इनको जोधपुर जेल में बंद करेंगे। इनको ये कातिल हैं, ये कश्मीर की आवाम के कातिल हैं हुर्रियत वाले। इनको पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे बंद करेंगे। इनको आतंकवादी है जो कातिल है, जो पाकिस्तान से पैसे लेंगे वापस और यहाँ के बेगुनाह लोगों का कत्ल करेंगे, इनकी कोई आरती नहीं उतारेगा। सबसे बड़े कातिल है ये लोग, ये हुर्रियत के लोग। वो आपके पाकिस्तान के एजेंट, पाकिस्तान से पैसे लेकर खेल खेले, इनके अपने बच्चे जाके अमेरिका में पूजा पढ़े, करने वाले लोग गिलानी के बच्चे जाके यूरोप में पढ़े, नौजवानों का जो खून बहता है, यासीन मलिक का 5 स्टार होटल चाहते हैं। पाकिस्तान को लेकर इतनी संवेदना क्यों है आप लोगों के अंदर? गंदी राजनीति कर रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर इतने संवेदनशील क्यों हो जाते हैं आप लोग? इरफान साहब, बिल्कुल इरफान साहब एक्सपोज हो चुके हैं। इरफान साहब, शर्म नहीं आती है आपको? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के पैसे का इस्तेमाल करते हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं आप लोग। जेल की सलाखों में बंद करेंगे हुर्रियत वालों को। मेरा दिल चाहता है काश मैं इस वक्त दिल्ली में होता तो मैं भी कैंडल मार्च में हिस्सा ले लेता, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो भाजपा के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, इनके दोहरे मापदंड है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इन्होंने बात की, चलो ठीक है, रविंद्र रैना इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। रैना साहब, रैना साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। इरफान साहब, हो गई आपकी बात। रविंद्र रैना साहब, लेकिन मेरा सवाल सुनिए। ठीक है सर, रविंद्र रैना जी, शहीद हुआ हमारा सीआरपीएफ का जवान। रैना साहब, मेरा सवाल यह है, आपने भी जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई, राज्य सरकार पीडीपी के साथ मिलकर 3 सालों तक। उस समय ही इन अलगाववादियों से सुरक्षा वापस क्यों नहीं ली गई? क्या इस दिन का इंतजार किया जा रहा था कि जब हमारे जवानों की शहादत होगी उसके बाद इस तरह के कदम उठाएंगे? इरफान साहब, हो गए आपकी बात। इरफान साहब, हो गए आपकी बात। इन्होंने मेजर मुझे सवाल पूछने दीजिए, उसका मैं जवाब लेती हूँ रैना साहब से। ठीक है, हो गई आपकी बात। रैना जी, चित्रा जी, एफआईआर किया। रैना जी, इस दिन का इंतजार कर रहे थे चित्रा जी, इन हुर्रियत वालों के पास, चित्रा जी, हुर्रियत वालों के पास 2 टियर सिक्योरिटी थी, जो सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी आज से 3.5 साल पहले हटा दी, गिलानी की सिक्योरिटी हटा दी और यासीन मलिक की सिक्योरिटी हटा दी। यासीन मलिक के दामाद और जिन लोगों की अल्ताफ शाह को जेल में डाला, शबीर शाह को जेल में डाला, और लेकिन जो जम्मू कश्मीर पुलिस की आज हटाई गई है, उनकी सिक्योरिटी आप लोगों के कार्यकाल में क्यों नहीं हटाई गई? क्या हम अपने 40 जवानों की शहादत का इंतजार कर रहे थे? रैना जी, सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी हटाई, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है, हमने जो पीडीपी के हमारे गठबंधन के अंदर जो पीडीपी है, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती थी, इसलिए हमने उसकी सरकार गिराई और आज राज्यपाल महोदय ने सीधा सीधा सबकी सिक्योरिटी हटा दी। इनको हम बख्शने वाले नहीं है, इनके सारे पुराने केसेस खोलेंगे जो कोर्ट से जमानत पर हैं, जल्दी से जल्दी इनके एक्सट्राडिट कराएंगे केसेस और इन सब को पकड़ के राजनीतिक मुद्दा है और जोधपुर जेल के अंदर डालेंगे। अलीशा गिलानी कंपनी को किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इनकी जितनी संपत्ति है, ये नए तरह का हिंदुस्तान है, कश्मीर की समस्या का समाधान भी हो जाएगा, जिसका गुणगान आप कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, मैं आपके साथ 2 बेहद खास मेहमान सुशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने हमारी गाड़ियां जलाई,
जब आपने देश में कहा किसी ने नहीं कश्मीरी कहा। आतंकवादियों आप गलत वापस प्रोपेगेंडा जाओ। कर रहे हो। बहुत जम्मू दुख हुआ कश्मीर के हमें। अंदर अब हम- हिंदू मुसलमान सिख सब एक हैं। आप जैसे लोग यहाँ वो कल जहर देखा खोल के मैंने। हिंदू जम्मू मुसलमान में फसाद क्या कराना किया चाहते आपने? हैं। जम्मू आपने कश्मीर के जम्मू सारे में लोग क्या एक किया हैं, हमारे सब में साथ? यूनिटी है। पूरे देश में आपको हमारे बच्चों को हमारा एक आतंकित जवान किया। नसीर उनको अहमद डराया। रजौरी के इरफान अंदर साहब शहीद हो आपकी गया। बात हो गई, हिंदू, मैं समझ मुस्लिम, गई सिख, आप किस ईसाई, मंसूबे के सब साथ यहाँ पर मिलके बैठे हुए हैं मुझे पाकिस्तान समझ के में आ गया है। खिलाफ रविंद्र रैना जी आप ठीक है, लोग एक साजिश लेफ्टिनेंट कर रहे जनरल हैं रिटायर्ड राज कि कादियान जी जम्मू लगातार कश्मीर हमारे के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू एक बार मैं उनका रुख कर लेती हूँ और उसके बाद अभय दुबे जी के पास आऊंगी। ठीक है कादियान साहब, इरफान जी जो बात यहाँ पर लगातार, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात इरफान जी, हो गई, अब शांत रहिए, दूसरों को भी सुनिए। कादियान साहब, सवाल बड़ा यही है कि जिन लोगों की सुरक्षा आज हटाई गई है या फिर बाकी लोग जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर बोते हैं, जहर उगलते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनकी सजा जेल के अंदर क्यों ना हो? क्यों हम इनके प्रति इतनी सिंपैथी रखते हैं कि उनको खुलेआम छूट दे देते हैं, घूमने की इजाजत देते हैं? अब तक किस बात का इंतजार किया जा रहा है? मेरा मानना है जो भी लोग देश की एकता और देश की सुरक्षा के खिलाफ बोलते हैं या उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे एडवर्सरी से मिलके उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे वो हरियाणवी हो। ये लोग पाकिस्तान के एजेंट हैं, पैसा हवाला से वहां आता रहा, उसका तो सबूत भी है। अभी जो शहीद हुए हैं बच्चे, वो हर शहीद भारतवर्ष का बेटा था। बिल्कुल। वो भारतवर्ष को सुरक्षित और एकत्रित रखने के लिए वहां तैनात था, वो वहां छुट्टी काटने नहीं गया था। ये भारतवर्ष की जिम्मेवारी बनती है कि वो शहादत का बदला लेने के लिए जो भी हमें करना चाहिए वो हम करें। आपने सवाल पूछा था क्या ये काफी है? हमारा एडवर्सरी एक अटैक किया शायद किसी ने हो, लेकिन करवाया किसने हमें कोई शक नहीं है, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ कार्रवाइयां हो चुकी हैं, वो ट्रेड के ऊपर वो जो ड्यूटी बढ़ाई है 200%, बड़े अच्छे कदम है। आज पेरिस में जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वहां भी दबाव होना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक्शन है जिसका इंपैक्ट होता है, जो टेंजिबल और विजिबल है, वो मिलिट्री एक्शन। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्लानर्स कब कहां कैसे क्या करना है वो तो वो फैसला करेंगे, लेकिन देश को इसी वो का होना इंतजार चाहिए। है। पूरे देश का आक्रोश आपने ये दिखाया, आतंकिस्तान पूरे के देश खिलाफ की मिलिट्री डिमांड है। एक्शन कब होगा, किस रूप में होगा, इसका कब और बिल्कुल कहां किया इंतजार जाएगा, है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है इसका फैसला सेना करेगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक बार मैं अभय दुबे जी का रुख कर लेती हूं, उसके बाद दोबारा से कादियान साहब मैं जरूर आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी, जिन अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ले ली गई है, संपत्ति उनकी क्यों ना जब्त कर ली जाए, क्यों ना उन्हें कारावास में डाल दिया जाए? इस तरह की मांग भी क्या आप लोग सरकार से करेंगे ताकि लोगों का मामला ही क्लोज कर दिया जाए, दोबारा ये अपना फन उठाने की कोशिश कम से कम ना करें हिंदुस्तान के खिलाफ? अभय दुबे जी। चित्रा, देखिए चित्रा, ये बात सभी राजनीतिक दलों ने तब भी खड़ी की थी जब मसरत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को नकारा गया था। जी। तब वहां पर किसी की सरकार नहीं थी, गवर्नर का रूल था, अर्थात डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का शासन था। और मसरत आलम वही व्यक्ति था जिसने 2010 में हालात बिगाड़ने प्रारंभ किए थे। हमने कहा था कि यहीं से हालात खराब होंगे जम्मू कश्मीर के, और वही हुआ। आज सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल डाल दीजिए जेल में, लेकिन क्या सिर्फ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त करके और अलगाववादियों पर कार्रवाई करके काम हो जाएगा? नहीं। क्या होना मोस्ट फेवर्ड नेशन में हमारा जो पाकिस्तान से ट्रेड है वो 0.4% है। सुन लीजिए, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है कि दोनों सदनों को वो संदेश दे सकते हैं। ये संदेश दिया जाए कि पाकिस्तान को आतंकी देश, पार्लियामेंट की देश घोषित करे, ताकि मोस्ट फेवर्ड नेशन अपने आप समाप्त हो जाएगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया समाप्त हो जाएगा। मतलब आप और ये जो चाहते हैं कि 1267 भारतीय में हम संसद इस सिक्योरिटी तरह का काउंसिल में प्रस्ताव पास करे कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान को पनाह देता है और इस वजह से वो आतंकी बिल्कुल इंडस वाटर ट्रीटी को हम रिव्यू कर पाएंगे। हम जो 1267 सिक्योरिटी काउंसिल का प्रपोजल है, आप जानती हैं, वुहान कन्वेंशन 2018 में जो हुआ था चाइना भारत का, मतलब उसके बाद हमने उस केस को पुश ही नहीं किया आज तक। हमको पुश करना चाहिए। सपोर्ट के लिए तैयार है पूरी तरह से। में हमने अभय दुबे जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टीवी डिबेट में इस तरह की बातें हो रही है, जब सपोर्ट करने की बात आए तो कांग्रेस पीछे हट जाए, पीछे कदम अपने खींच ले? हमने
चित्रा जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पहले भी ये कहा, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, क्योंकि 1994 में सारे राजनीतिक दलों का एक प्रपोजल है पार्लियामेंट का कि पाक अधिकृत कश्मीर को हर हाल में हिंदुस्तान लेगा। चाइना वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है, हमको वो क्लेम करना और बाकी चाहिए। दूसरे देशों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। 50 से ज्यादा लोगों ने जो पुलवामा में आतंकी अटैक हुआ है उसको लेकर कड़े शब्दों में निंदा की है, उनको लेकर भी आगे बढ़ना होगा ताकि हर तरह का, जिस तरह का भी व्यवहार होता हो, व्यापार होता हो, उसको खत्म किया जाए और पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए। इरफान साहब, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, पाकिस्तान को अगर आतंकी राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, कम से कम इससे तो सहमत होंगे ना? उसके जड़ में, उसकी जमीनों में आतंकी पलते हैं। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो कम से कम एक सुधार देखा जाएगा पाकिस्तान के भीतर भी। इरफान साहब, देखिए चित्रा जी, मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार हो, नहीं, आप सबसे पहले मत आइए, ये बताइए आतंकी राष्ट्र घोषित हो जाए पाकिस्तान, इसके पक्ष में आप हैं या नहीं हैं? आप देखिए ना, आप ऐसे नहीं बात कर सकते। आप एक एंकर है, वैसा आपका व्यवहार होना चाहिए। मैं एक एंकर जैसा ही व्यवहार चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मैं हिंदुस्तान की नागरिक भी हूँ इरफान साहब। आप सुनिए, आप सुनिए, भारत सरकार जी की जो विदेश नीति है उसके अनुसार जो शिमला एग्रीमेंट है वो ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है ये एक राजनीतिक मुद्दा है, पाकिस्तान इसका एक पक्ष है, उनका ये मानना है। और आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने कहीं जंगें लड़ी, हमने करगिल देखा, सर्जिकल स्ट्राइक्स देखी, ऑपरेशन ऑल आउट देखा, 1 लाख लोग, 1 लाख, बिल्कुल बेशक, एक साल पहले आपको याद होगा क्या हुआ था लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच, एक विफलता, लेकिन मैडम एक विफलता ये है दुख की बात कि 1 लाख लोग कश्मीर छोटी सी घाटी में मारे गए, जिसमें सिविलियंस भी है, काफी लोग अंधे हो गए, सेना के लोग भी मारे गए, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैं आतंकवादियों को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप न जाने कहां जा रहे हैं। ये बताइए, पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इरफान साहब? घोषित, आप घोषित कर दीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए क्या उससे यहाँ ये खून बहना बंद हो जाएगा? अगर ये खून बहना बंद होगा तो अभी तुरंत उसे घोषित कर दीजिए। उसकी भी व्यवस्था की जाएगी ताकि एक भी हमारे जवानों की शहादत ना हो। आप मुझे इतना आश्वासन दे दीजिए कि पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करने से यहाँ पर खून बहना बंद हो जाएगा। अरे हम पहले ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि एक भी हमारे शहीद की, सैनिक की शहादत ना हो। पहले इस तरह की व्यवस्था होगी और उस पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाएगा। चित्रा मेरा नाम है इरफान साहब, ठीक है? काद्यान साहब, हो गई आपकी बात। सॉरी, मुझे पता है चित्रा जी त्रिवेदी जी, चित्रा त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसमें जैश-ए मोहम्मद, चित्रा जी, ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैं आपको ये कानूनी बात कह रहा हूँ? नहीं, अब तो घर में घुसकर मारने की बारी है ना साहब। पीएसए भी है, सर्जिकल स्ट्राइक तो दुनिया ने देखा था। अब ऐसे लोगों को, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, सैयद सलाउद्दीन हो, घर में घुसकर मारा जाएगा। ठीक है, समझ गए मैं आपकी बात। काद्यान साहब, ये पाकिस्तान का इलाज है क्या? पाकिस्तान का इलाज है क्या, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। क्या हाफिज लोन कहेगा लश्कर और हिजबुल वाले कातिल हैं? क्या कहेगा हाफिज? देखिए, जो समाचार मिले हैं, राणा साहब, अरे मैं लौट एक बार सुनते हैं, काद्यान जी को सुनते हैं, फिर आप दोनों का मैं रुख करती हूँ। काद्यान साहब, चित्रा जी, आपने सवाल मुझसे पूछा है जी, आप बोलिए। चित्रा जी, जो समाचार मिले हैं, अजहर मासूद जो दुनिया का सबसे बड़ा, आज भारत का दुश्मन है सबसे बड़ा, उसको रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है। इससे 2 बात, अगर ये समाचार सही है तो 2 बातों का सबूत नंबर 1, एक सिविलियन को जब आप मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करते हो तो वो आपका वीआईपी है। इसमें दुनिया में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि अजहर मासूद पाकिस्तानी आर्मी का आदमी है या उनका एजेंट है या उनका साथी है। दूसरा, पाकिस्तान डरा हुआ है, उसको छुपाने की कोशिश है। उनको पता है भारत कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन करेगा और वो करना भी चाहिए। जो देश की आज मांग है, जो देश की भावनाएं हैं, जो देश का आक्रोश है, बिल्कुल उसको शांत करने के लिए मैं ये नहीं कहता कि सरकार को गुस्से में आकर कार्रवाई, सरकार प्लान करके करती है, लेकिन प्लान होना चाहिए और ये एक्शन होना चाहिए। हमारे पास साधन है, हिम्मत भी है, और हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान
जवाबी कार्रवाई करता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे, मुंहतोड़ जवाब फेस देने के करेंगे। लिए हिंदुस्तान तैयार है। कादियान साहब, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, पूरी तरह से तैयार है और देश का मूड भी यही कह रहा है हिंदुस्तान का। एक बार फिर से रविंद्र रैना साहब, मैं आपका रुख करते हुए, क्योंकि कादियान साहब ने यहां पर बात की है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में बिल्कुल वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उन्हें महंगे महंगे अस्पतालों में, अच्छे घरों में रखने की व्यवस्था पाकिस्तान सरकार की ओर से, आईएसआई की ओर से कराई जाती है। हिंदुस्तान भी तो यही कर रहा था। इन अलगाववादियों के साथ क्या होता है? कुछ लोग दिल्ली इलाज के लिए आते हैं तो उन्हें सरकारी बड़ी गाड़ियां दी जाती हैं, उनके इलाज का पूरा खर्चा 5 स्टार स्तर पर उठाया जाता है। कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। तो फर्क क्या रहा? पाकिस्तान जो उन आतंकवादियों के लिए कर रहा है सरकार की ओर से, हिंदुस्तान में भी तो वही अलगाववादियों के साथ अब तक किया जाता रहा है। नहीं चित्रा जी, ये जो न्यूज आ रही है कि मौलवी अजहर मसूद को पाकिस्तान के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, ये पाकिस्तान डर गया है, बौखलाहट में है, लेकिन जहां मर्जी है पाकिस्तान की आर्मी इसको छुपाए, इसको पाकिस्तान से उठा के लाएंगे। ये अजहर मसूद कातिल है और इस कातिल और इस मर्डरर को, इस हत्यारे को, इसके गुनाहों की सजा हम देंगे। तो आप बाद में निपटिएगा, पहले देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए ये भी तो आपको तय करना होगा। देश के अंदर चित्रा जी चाहे गिलानी एंड कंपनी हो, चाहे आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो कार्रवाई इनके ऊपर हुई है, तो क्या अब तक गलती हो रही थी? नहीं, अलगाववादियों को लेकर जो नरमी बरती जा रही थी, क्या वो गलती थी? चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार हो, क्या बड़ी गलती की गई अलगाववादियों को लेकर? दामाद अली शाह गिलानी का दामाद अल्ताफ अहमद शाह फंटूस आज भी जेल में है, शबीर शाह जेल में है, मसरत आलम जेल में है, आसिया। ठीक है, चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं सभी जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी ये किस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों को खड़ा करते हैं, पत्थरबाजों को तैयार करते हैं और अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश इस देश में की जाती है। ऐसे लोगों को बर्दाश्त क्यों किया जाए? लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।